Yesterday we have talked about the osmosis and osmotic pressure. Now, till now we have talked about the plant-water relationship, and in plant-water relationship we know that water potential is equal to psi s plus psi p. So if we need to know the movement of water according to the water potential, the movement of water. So sometimes examples may ask that what is the flow of water in the solution. So they may be given some examples, like if this is a solution A, or you can say cell, they may give cell or solution. So let us say this is cell A, this is cell B. So if cell A is having an atmospheric pressure minus 10 bar and cell B is having minus 12 bar, then what is the water potential? According to the water potential, what will be the movement of water? So according to the water potential, what will be the movement of water in this situation? एक सेल ए है जिसका माइनस 10 बार है, एक का माइनस 12 बार है, तो वाटर मोमेंट कौन से सेल से कौन से सेल की तरफ जाएगा? ए टू बी जाएगा. मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम ए सेल टू बी सेल. वाई? बिकॉज प्रेशर ए का ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी. प्रेशर ऑफ बी इज मोर कंपेयर टू दी माइनस 12 एंड दिस इज माइनस 10 बार. ठीक है. सो माइनस 10 बार जो है वो प्रेशर का अगर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा की तरफ आएगा प्लस. लेकिन सेम वे इफ इट्स रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन होता है तो क्या होगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन है, एक बाजू कम कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक है, एक बाजू हाइपरटोनिक है, तो पानी का मूवमेंट कैसा होगा? हमने ऑस्मोसिस में देखा फ्रॉम हाइपो टू हाइपर. ठीक है. लेकिन केमिकल पोटेंशियल हाइपो का ज़्यादा होता है. तो ये हमने कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ा था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या तो सेल लिख सकते हैं या सोल्यूशन लिख सकते हैं. दो अलग अलग सोल्यूशन दे दिए होंगे, उसमें किस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है. अब आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं दैट इज़ द टगर प्रेशर. ठीक है. व्हाट इज टगर प्रेशर? टगर प्रेशर, और वी कैन से वॉल प्रेशर. जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की थी, वैसे टगर प्रेशर या वॉल प्रेशर. अब वॉल मतलब होती है दीवार. अब दीवार किसकी? तो हम बोल सकते हैं कि सेल की, सेल वॉल. ठीक है. सो व्हाट इज टगर प्रेशर? पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज टगर प्रेशर या वॉल प्रेशर. वॉल प्रेशर बोलो कि टगर प्रेशर बोलो, दोनों सेम ही होता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी विल ड्रॉ अ प्लांट सेल. एक प्लांट सेल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज ये एक प्लांट सेल है. ठीक है. सपोज दिस इज़ अ प्लांट सेल. ऐसा कोई सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर वैक्यूल्स हैं. तो वैक्यूल के अंदर भी क्या होगा? उसका वैक्यूलर सैप होगा. वैक्यूलर सैप मतलब वैक्यूल का फ्लूइड. फिर ये बाहर की बाजू जो आपको दिख रहा है, दिस इज, ये सेल का सैप है, मतलब कि साइटोप्लाज्म. ठीक है। अब ये जो है दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हाउ यू कैन डिफाइन द टगर प्रेशर. तो जब आप ऐसे सेल को, जब आप एक टर्जिड सेल है, उस एक सेल को ले लो और आप उसको पानी में डाल दो. सो व्हेन यू आर पुटिंग इन दी वाटर, व्हेन सेल इज कैप्ड इन वाटर, व्हाट विल हैपन? प्रेशर विल एक्सर्टेड. ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होगा. अब एक प्रेशर, अब आपको पता है सेल से का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अंदर का वो ज़्यादा होगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर इन द सेल सैप. सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी. तो बाहर इसको कहाँ, किस में रख दिया हमने? पानी के अंदर रख दिया. अब पानी के अंदर रखा तो उसकी जो दीवारें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है सेल वॉल की दीवारों के ऊपर, दैट इज अ वॉल प्रेशर. और एक प्रेशर कौन सा है? ये खुद अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका ज़्यादा है अंदर के सेल सेप का, तो उसका भी सेल वॉल के अगेंस्ट में क्या लग रहा है? हियर देयर इज ऑल्सो एन प्रेशर, टगर प्रेशर. तो एक प्रेशर सेल से जो अंदर से एक प्रेशर आ रहा है, एक प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट में आ रहा है सेल वॉल में. सो दिस काइंड ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द सेल इज कैप्ड इन वाटर ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सेप, वो ज़्यादा है. इसकी वजह से उसकी दीवार, बाहर तो वो पानी में है, तो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो भी उसका फोर्स कर रहे हैं, अंदर जो है वो भी फोर्स कर रहे हैं. सो फोर्स विच बीइंग एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल, ठीक है, ड्यू टू द इनर साइड ऑल्सो, इनर कंसंट्रेशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा है. सल्यूट कंसंट्रेशन जो है यहाँ का सेल सेप का वो भी ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि उसमें आयंस मिनरल सब अंदर पड़े हुए हैं. सो व्हेन सेल इज कैप्ड इन वाटर द प्रेशर इज एक्सर्टेड बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर of cell sap is higher. So the pressure is exerted on cell wall or against the wall. That is known as टगर प्रेशर. अब टगर प्रेशर ये देखेंगे कि टगर प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है. तो टगर प्रेशर विल डिपेंड ऑन, yes, solute concentration. Tugger pressure will depend on solute concentration. ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई जो टगर प्रेशर होता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. टगर प्रेशर को ही आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हो. और इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो? TP इज इक्वल टू WP, क्योंकि वॉल प्रेशर और टगर प्रेशर दोनों इक्वल है. ये आपको आगे काम आएगा ड्यूरिंग द DPD. ठीक है, DPD जी आप पढ़ोगे उस टाइम पे ये काम आएगा. तो TP इज इक्वल टू WP, ये चीज़ हमेशा याद रखने की. दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अगर सेल कैसा है, कि सेल अगर है वो फ्लैसिड है तो उसका TP कैसा होगा. अगर सेल फुल्ली टर्जिड है तो उसका TP कैसा होगा. अगर सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड है तो उसका TP कितना होगा. सो TP वैल्यू क्या क्या होगी. सो व्हेन फ्लैसिड, फुल्ली टर्जिड, प्लाज्मोलाइज मतलब क्या होता है कि वो एकदम श्रिंक हो जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड. ठीक है, इसमें नॉर्मल होता है, जो फ्लैसिड होता है उसमें थोड़ा कम पानी होता है. ठीक है, लैक ऑफ वाटर. अगर इन दोनों का डिफरेंस बोलते हैं कि टर्जिड और फ्लैसिड, तो टर्जिड मतलब फुला हुआ, उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, फुला हुआ सेल दैट इज टर्जिड. फ्लैसिड मतलब थोड़ा कम पानी होता है, इसमें थोड़ा शेप उसका. फुल्ली टर्जिड ऐसा सेल होता है बेटा, और फ्लैसिड जो होता है थोड़ा सा इस तरीके का.
लेकिन इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसा, लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है, एकदम श्रिंक हो जाता है और अंदर का पूरा पानी अंदर भर जाता है और ये एकदम श्रिंक हो जाता है, ठीक है। सेल वॉल पूरी अलग हो जाती है उससे, वो हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस में। सो दिस इज टर्जिड, दिस इज फ्लैसिड, थोड़ा कम उससे, एंड दिस इज श्रिंक और प्लाज्मोलाइज्ड। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब ये प्लाज्मोलाइज्ड होता है उस टाइम पे टगर प्रेशर नेगेटिव होता है। क्या होता है, टगर प्रेशर इज नेगेटिव। टीपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये एग्जाम पे बहुत बार पूछा गया है कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का टगर प्रेशर जो है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगेगा सेल सेप का, तो उसके हिसाब से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो फुल्ली टर्जिड, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, हायर टगर प्रेशर इज फाउंड, हायर टगर प्रेशर इज फाउंड। लेकिन फुल्ली टर्जिड में एक चीज़ और ये भी है कि OP इज इक्वल टू TP, ठीक है। इसमें OP इज इक्वल टू TP, ये चीज़ भी आपको याद रखने की इन फुल्ली टर्जिड से। फ्लैसिड में क्या होगा आप बताओ, सेम, फ्लैसिड में क्या होगा, TP इज इक्वल टू जीरो। हाँ, फ्लैसिड में नहीं होगा, फ्लैसिड में नहीं होगा, इसमें नेगेटिव है, इसमें OP इज इक्वल टू TP है, लेकिन फ्लैसिड सेल जो होता है उसमें टगर प्रेशर कम होगा, ठीक है, इट विल बी लेस। तो जब फ्लैसिड सेल होगा तो इसमें टगर प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो, टगर प्रेशर विल बी ज़ीरो, समझ गए। सो फ्लैसिड में ज़ीरो रहता है, लेकिन फुल्ली टर्जिड में वो ज़्यादा रहता है, प्लाज्मोलाइज्ड में वो नेगेटिव रहता है। तो दिस आर द वैल्यू ऑफ द टगर प्रेशर, ठीक है। तो टगर प्रेशर का क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि भाई फ्लैसिड का टगर प्रेशर कैसा है, फुल्ली टर्जिड का कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड का कैसा है। अगर नॉर्मल बात करो, कोई नॉर्मल सेल है, सपोज कि नॉर्मल टर्जिड सेल है, तो नॉर्मल में क्या होता है, टीपी की जो वैल्यू होती है, टीपी वैल्यू विल बी रेंज फ्रॉम 0 टू बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर, 0 टू बिटवीन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चीज़ एक याद रखने की, समझ रहे हो। नॉर्मल जब टर्जिड सेल होता है तो टीपी की वैल्यू रेंज करेगी 0 से लेके उसका जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसके बीच में वो होगी। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड विद दी टगर प्रेशर। इतना थोड़ी आपको समझने का, तो फिर आगे अपने को डीपीडी या सक्शन प्रेशर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लो इतना। Here we have seen that flaccid cell is TP is 0, fully turgid they have higher tugger pressure and plasmolized negative value of the TP। अगर फ्री सोल्यूशन का पूछते हैं कि फ्री सोल्यूशन में टीपी की वैल्यू क्या होती है, सो टीपी विल बी 0, ठीक है। फ्री सोल्यूशन होता है तो टीपी क्या होता है, 0। जब हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की थी तो प्योर वाटर का क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये क्वेश्चन पूछते हैं, फ्री सोल्यूशन का भी कभी कभी पूछते हैं। नाउ विल राइट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ टगर प्रेशर। क्या सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। पहली चीज कि टगर प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा, इट विल मेंटेन द नॉर्मल शेप ऑफ द सेल। जो शेप रहता है वो मेंटेन रहता है, सो इट मेंटेन्स द नॉर्मल शेप ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरी चीज,
टगर प्रेशर की वजह से उसको ग्रोथ करने में मदद होगी. मीन्स द टगर प्रेशर विल हेल्प in elongation and growth of plant cell or plant parts. ठीक है, तो ये दो इसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे. ये दो लिखो, मैं ये मिटाती हूँ, तब तक लिख दो ये दो. हो गया बेटा? ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट दी डीपीडी. ये सारी टर्म्स प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझने में हमको हेल्प करती हैं. दीज ऑल आर रिलेटेड विद द वाटर मूवमेंट विद इन दी प्लांट सेल या विद इन द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, सो डीपीडी की बात करते हैं. डीपीडी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. सो डीपीडी का फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ठीक है, डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कम होना, डिक्रीज होना. ठीक है, सो अब नहीं बोलते डिफिशिएंसी, कोई चीज़ की उसमें कमी होती है. सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, नाम के ऊपर से ही पता चल गया. अब इसको ही एक दूसरा टर्म भी देते हैं जिसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर आपने वो देखा होगा, वो स्ट्रो से, पता है अपने जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो सक करते हैं. ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो पानी ऊपर की तरफ आता है, सक करते हैं. तो सक्शन प्रेशर ये डिस्क्राइब किया था रीनर ने. रीनर साइंटिस्ट ये दिया था, उसने डिस्क्राइब किया था कि डीपीडी को आप सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हो. ठीक है, अब डीपीडी है क्या? ठीक है, नॉर्मली सब कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, उस टाइम पे आप प्रेशर दे रहे थे. क्यों प्रेशर दे रहे थे? ताकि पानी की एंट्री स्टॉप हो सके. ठीक है, दे रहे थे तब वो पॉजिटिव था, बट अंदर जाके वो कैसा काम कर रहा है? दैट इट एक्ट एज नेगेटिव हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. लेकिन फिर हमने देखा टगर प्रेशर, भाई एक फोर्स एक्सर्ट भी कर रहा है सेल के अंदर और उसकी दीवारों पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द टगर प्रेशर. तो अगर टगर प्रेशर भी पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पता है, तो आप आराम से डीपीडी फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन इसके पहले आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए. अब डीपीडी मतलब क्या? डीपीडी मतलब डिक्रीज. डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम. सो डिक्रीज इन दी डिफ्यूजन प्रेशर. तो कब होगा डिफ्यूजन प्रेशर? कब? जब उस सॉल्यूशन में या जब उस सेल में वो कोई बीकर है, पानी भरा हुआ है, जिसमें आप सल्यूट ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर व्हेन सल्यूट आर बीइंग added in the system or solution. ठीक है, जब आप उसमें सल्यूट डाल रहे हो, सपोज कि ये एक बीकर है, इसमें ये पानी है. ठीक है, तो सल्यूट डालने से, मैंने ये सल्यूट डाल दिया इसके अंदर, ये सल्यूट डालने से जो इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है उसको डीपीडी बोलते हैं.
सो डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ड्यू टू द एडिशन ऑफ सल्यूट्स, तो उसका सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। सो डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर व्हेन सल्यूट्स आर बीइंग एडेड इनटू द सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं डीपीडी या सक्शन प्रेशर। बहुत इजी है। अब तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकती हूँ बेटा कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कंसंट्रेशन। मैं ऐसा लिख सकती हूँ भैया? हाँ भाई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। डीपीडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कंसंट्रेशन। तो अगर हमें पानी का मूवमेंट स्टडी करना है, वाटर मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब वाटर मूवमेंट तो हमें पता है कि भाई अगर सल्यूट्स डाल रहे हो, प्योर वाटर होता है तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें सल्यूट डालना चालू कर देते हो वो नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। तो पानी बोलेगा भाई डीपीडी मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। तो पानी क्या करेगा बेटा, इसका वाटर मूवमेंट कैसे होगा? सो फ्रॉम लोअर डीपीडी in the presence of semi permeable membrane, the water will flow from lower dpd to the higher dpd। तो यहाँ पे आपको याद आएगा ऑस्मोसिस। क्या याद आएगा? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इन शॉर्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वाटर मूवमेंट लोअर डीपीडी से, एसपीएम का फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कभी एसपीएम लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई डीपीडी क्यों है, डीपीडी क्या करता है? तो डीपीडी ये बताता है, डीपीडी टेल्स और एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर, या कितना पानी एब्जॉर्ब होगा, हाउ मच वाटर विल गेट absorb। तो it will also give the explanation regarding the demand of water or absorption of water, ठीक है। कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ इसका आइडिया, डिमांड ऑफ वाटर, ये आपको पता चल जाएगा कि डीपीडी की वैल्यू क्या है। तो कम डीपीडी है मतलब क्या हो गया कि इसमें सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो पानी भाई कम से ज़्यादा की तरफ ही मूव करेगा, वाटर मूवमेंट जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये पता चलती है डीपीडी की। अब दूसरी एक बात करते हैं बेटा कि सपोज कि सेल कैसा कैसा है, हम पॉसिबिलिटीज़ करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग डीपीडी। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? पहली कि जो सेल है हमारा ये किस टाइप का है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल अवर सेल इज फ्लैसीड सेल, तो इसका डीपीडी क्या होगा, ठीक है। सेकेंड, सपोज कि हमारा सेल नॉर्मल सेल है, तो क्या होगा। सपोज कि फ्री सॉल्यूशन है, तो डीपीडी क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टाइप का सेल है। सपोज कि हमारा सेल फुल्ली टर्जिड सेल है, नॉर्मल सेल मतलब आप दूसरे टर्म्स में ऐसा बोल सकते हो पार्शियली टर्जिड सेल, पार्शियली टर्जिड सेल, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इन सब कंडीशन में डीपीडी क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। व्हाट विल बी दी डीपीडी इन ऑल दिस कंडीशंस, पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। तो एक एक करके हम सबका देखते हैं। सबसे पहले फ्लैसीड सेल्स का लेते हैं। अब फ्लैसीड में कैसे डीपीडी आप
कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, एक फॉर्मूला चाहिए होगा कि भाई डीपीडी का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है कि डीपीडी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक दूसरे टर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं, ये आप यहाँ लिख सकते हो, इन अनदर टर्म यू कैन से व्हाट इज डीपीडी। तो डीपीडी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द टगर प्रेशर। ठीक है, सो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये इसका फॉर्मूला है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट आईएमपी ये ओपी माइनस टीपी, इसका मतलब क्या होगा, डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टगर प्रेशर। दोनों टर्म्स हमने समझ ली हैं, बस दोनों का डिफरेंस वही डीपीडी है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ओपी माइनस डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। ठीक है, तो ये एक, इसके बाद आपको ये एक लिख देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सारी पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन गो टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब फ्लैसिड सेल की बात करो तो हाँ, तो इस एक सेकेंड मुझे समझाने दो। सो फ्लैसिड सेल जो है उसका टगर प्रेशर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टीपी क्या होता है। अब फ्लैसिड सेल जो है उसमें पानी तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत निकल चुका होता है। सो फ्लैसिड सेल में क्या होता है कि टीपी की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो ये ऑलरेडी हमें पता है फ्लैसिड सेल के केस में कि टीपी इज इक्वल टू 0। तो अब आराम से हमें क्या करना है का कि डीपीडी की अगर फॉर्मूला में आप रख देते हो कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि डीपीडी ऑफ अ फ्लैसिड सेल, यस, डीपीडी ऑफ फ्लैसिड सेल इज इक्वल टू ओपी। ठीक है, तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल। तो ये समझ में आ गया बेटा। सेम केस किसको लागू पड़ेगा, फ्री सोल्यूशन को, उसका भी 0 होता है। फ्री सोल्यूशन में भी टीपी क्या है, 0 है। सो फॉर बोथ कंडीशन, फॉर फ्री सोल्यूशन एंड फॉर फ्लैसिड सेल, द डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखने के लिए मैंने ऐसे बनाया कि फ्लैसिड सेल एंड फ्री सोल्यूशन both will have DPD is equal to OP। ठीक है, इतना लिख लो फ्लैसिड सेल का, फिर बाद का सारा एक एक करके मैं लिखती हूँ यहाँ पे। फ्लैसिड सेल we have seen that DPD is equal to OP। The second is normal cell। In case of normal cell or partially turgid cell, we can say that DPD is equal to OP minus TP। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सेल के लिए जो फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला नॉर्मल सेल के लिए अप्लाई होगा। थर्ड थिंग, तो ये क्या हो गया बेटा, पार्शली टर्जिड सेल बोल सकते हो। फुल्ली टर्जिड सेल की बात करते हैं, तो फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होने लगता है, धीरे धीरे जो उसका टगर प्रेशर है और ऑस्मोटिक, तो टगर प्रेशर बढ़ने लगता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो इसकी वजह से जब कोई सेल फुल्ली टर्जिड सेल होता है तो उसमें क्या होता है, ओपी इज इक्वल टू टीपी, ये कंडीशन आ जाती है। सो डीपीडी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, OP और TP सेम हो जाते हैं तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फोर्थ कंडीशन इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होगा कि भाई TP की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, TP इज नेगेटिव, तो DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, तो OP माइनस TP, तो DPD क्या हो जाएगा, DPD विल बी OP प्लस TP। तो इस केस में OP प्लस TP इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमने सारे प्लेसिड सेल, नॉर्मल सेल, फ्री सोल्यूशन, ठीक है, फ्री सोल्यूशन भी हमने देखा कि DPD इज 0, सॉरी DPD इज इक्वल टू OP क्योंकि TP इज 0। So all these 5 conditions are the possibilities of DPD। अब इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे द डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, इसका सीक्वेंस देखेंगे बेटा। सो डिमांड ऑफ वाटर विल बी, सबसे पहले डिमांड होगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, देन यू कैन से क्या आएगा, नहीं, फ्लैसीड सेल, देन पार्शली टर्जिड, नहीं पहले फुल्ली टर्जिड सेल, एंड फिर नॉर्मल सेल और पार्शली टर्जिड सेल। तो डिमांड ऑफ वाटर इस तरीके से होगा बेटा, प्लाज्मोलाइज, फ्लैसीड, फुल्ली टर्जिड सेल एंड नॉर्मल। तो ये सीक्वेंस पूछते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ DPD। फॉर एग्जांपल वी हैव सेल A, ठीक है, एंड दिस इज सेल B। तो अगर दो सॉल्यूशन को ऐसे सेपरेट किया जाता है विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सेल A का अगर मैंने आपको OP और TP दे दिया है और सेल B का मैंने OP और TP दे दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना है DPD एंड वाटर मोमेंट, कि वो वाटर मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसे करोगे, पहले हम OP माइनस TP फाइंड करके DPD बना देंगे, फिर उससे पता चल जाएगा किसके अंदर लोअर। सपोज कि OP इज 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज फॉर एग्जांपल से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो कि 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ कि DPD क्या होगा और वाटर मोमेंट किस सेल से किस सेल की तरफ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो कैलकुलेट। तो DPD ऑफ A सेल कितना होगा, OP माइनस TP, तो 20, और DPD ऑफ B क्या होगा बेटा, 25। ठीक है, तो अब हमने वाटर मोमेंट देखा था, तो वाटर मोमेंट कैसे होता है, फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। हाँ, तो लो कौन सा है इसमें, लो A है, तो इट विल मूव फ्रॉम A सेल टू B सेल। समझ रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है,
दूसरा भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं कि अगर वो लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है तो किस तरीके से होगा, क्योंकि लीनियर डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछते हैं कि 3 सेल्स हैं वो लीनियर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ एकदम सटीक के हैं, तो उसमें इसका मोमेंट किस तरीके का होगा, वो भी एक एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, इतना लिख दो। एग्जाम्पल जो पूछते हैं, ठीक है, नीट लेवल पे, सपोज कि कोई लीनियर डायरेक्शन में 3 सेल है ए, बी और सी। सो व्हाट विल बी दी वाटर मोमेंट और डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेल्स। ठीक है, तो एक ये सेल है, ठीक है, दिस इज बी सेल एंड दिस इज सी सेल, ए, बी और सी। अब यहाँ पे OP लिखा है तो कुछ में क्या लिखते हैं बेटा, सल्यूट कंसंट्रेशन के नाम पे भी वो लोग लिख देते हैं, साई एस करके भी वो लोग यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, सो OP एंड TP, OP एंड TP। फॉर एग्जाम्पल ये 20 है, ये 18 है, ये फॉर एग्जाम्पल ये 50 है, ये 40 है। ठीक है, और ये आप सोच लो कि ये 50 है, ये 30 है। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन क्या होगा लीनियर में। ठीक है, ये लीनियर है, वो हमने किया था, वो सोल्यूशन में किया था। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि भाई DPD पहले तो कैलकुलेट कर दो। सो DPD यहाँ पे क्या आता है, 50 - 40 दैट इज़ 10। यहाँ पे DPD क्या आएगा बेटा, 20, और यहाँ पे DPD क्या आएगा, 2। समझ रहे हो? तो अब पानी कहाँ से मूव करेगा, तो ये 10 है, ये 20 है, तो लोअर DPD टू हायर DPD। तो डायरेक्शन क्या होगा इसमें, ए से पानी कौन से दिशा में जाएगा, बी की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका DPD 10 है, इसका DPD 20 है। लेकिन सी जो है, सी सेल है, ये 3 सेल है, ठीक है, ए सेल, बी सेल और सी सेल। तो सी का 2 है, अब 2 है मतलब वो किस तरफ आएगा, इस दिशा में आएगा, बिकॉज इट्स 2। तो ये आपका आंसर सही होगा, दिस आंसर विल बी राइट। ठीक है, इस तरीके से ABC ना देते हुए अगर वो लोग X, Y, Z दे रहे हैं बेटा, तो भी आपको समझ जाने का। अगर वो लोग OP की जगह सल्यूट कंसंट्रेशन दे रहे हैं, साई ऐसे लिख रहे हैं, तो भी आपको समझ जाने का, बिकॉज DPD डिपेंड्स ऑन दी सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अलग अलग, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो लीनियर मोशन होता है, लीनियर डायरेक्शन होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे क्या आंसर टिक करेंगे कि भाई 10 से 20 में गया, तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ C2A, पर ये नहीं देखते कि ये लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक है, सेल नीचे होता, हाँ, तब हाँ, A में जाता, तब हो सकता है, तब हो सकता। वेरी गुड मूवी। ठीक है, अब समझ रहे हो तुम कॉन्सेप्ट को। सो दिस इज हाउ दे कैन आस्क क्वेश्चंस। समझ गए यहाँ तक किस तरीके से DPD के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको लिख लेने हैं क्या। ठीक है, ओके। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट द TP, OP एंड DPD वी विल लर्न अबाउट दी प्लाज्मोलिसिस। ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है। तो बाय मेकिंग एन डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कब होता है बेटा, जब कोई प्लांट सेल को, एक प्लांट सेल है हमारे पास, उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और बच्चे
हड़बड़ी में गलत आंसर टिक करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, ना कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो एक प्लांट सेल है, मतलब समझ लो ना कि जो प्लांट सेल है टर्जिड सेल है, फुली टर्जिड सेल, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो फुली टर्जिड सेल को आप किस में डाल रहे हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो सपोज कि मैंने कोई सेल को, ये फुल्ली टर्जिड सेल था, ये उसका वैक्यूल था, ये उसका साइटोप्लाज्म, ये उसकी सेल वॉल, ठीक है। सो दिस इज द सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया उसका साइटोप्लाज्म। अब मैं इस सेल को, जो टर्जिड सेल है, इसको मैं किस में डाल देती हूँ बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मतलब कैसा, जिसका बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बाहर जो है दैट इज सलाइन वाटर, ठीक है। वो सलाइन वाटर भी हो सकता है, वो सुक्रोज सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दी सेल। तो बाहर इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप डालते हो तो ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड होता है, मतलब कि धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये वाला जो बाहर का पानी है, जो हाईली कंसंट्रेट वाटर है, वो तो अंदर की तरफ आएगा बेटा, लेकिन अंदर का जो पानी है, द वाटर कंटेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड सेल सेप का, दैट विल कम आउट। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर मूवमेंट ही हो रहा है, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर का सारा अंदर जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जब बाहर का हाइपरटोनिक सोल्यूशन का पानी अंदर जाता है, वो जाके कहाँ रहता है, किसके बीच में रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये वैक्यूल्स जो हैं वो सिकुड़ने लगेंगे, एकदम धीरे 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 सिकुड़ेंगे। तो अब ये थोड़ा फ्लैसीड बनने लगेगा, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन दूर हो जाएगी इससे, सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट होने लगेगी। उसके अंदर की जो वैक्यूल्स है बेटा, वो भी एकदम श्रिंक होने लगेगी, ठीक है। ये कंटेंट भी एकदम, क्यों, क्योंकि ये कंटेंट तो बाहर निकल रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। और ये जो पानी भरेगा बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होगा, दिस विल बी द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन जो था वो किसकी मदद से, एक्सोऑस्मोसिस की मदद से ये अंदर आया, और बाहर जो अंदर का जो पानी था वो बाहर चला गया, ठीक है। तो ये पूरा भर गया, तो ये धीरे 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 सिकुड़ रहा है। अब सिकुड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसको बोलते हैं श्रिंक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एकदम सिकुड़ गया ये तो बेचारा, एकदम सिकुड़ गया, एकदम जो उसका वैक्यूल था वो भी छोटा हो गया, और पूरा किससे भर गया बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन से भर गया, एकदम श्रिंक हो गया, पिचक गया बेचारा, ठीक है। दिस इज प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यहाँ पे टीपी क्या होगा बताओ, हो गया, व्हाट विल बी द टीपी, नेगेटिव, यस नेगेटिव, ठीक है। टीपी विल बी नेगेटिव, वेरी गुड। अब सपोज कि मुझे कोई प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटेनस सोल्यूशन में जो डाला था, अब उसको फूलाना है वो सेल को, तो डीप्लाज्मोलाइसिस करना पड़ेगा, यस वेरी गुड, डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस में मैं क्या करूंगी बेटा, ये श्रिंक वाला जो है इसी सेल को हम किस में डाल देंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मतलब आप पानी ले आओ, आपने ये पानी लिया, वाटर लिया, इस प्योर वाटर में आपने क्या किया, इसको डाल दिया, सुखड़े हुए को डाल दिया, तो ये सुखड़ा हुआ इधर पड़ा हुआ है बेचारा, ठीक है।
ये सिकुड़ा हुआ सेल इधर प्लांट सेल पड़ा हुआ है। अब ये प्लांट सेल धीरे धीरे क्या करेगा, जो बाहर का पानी है ये क्या करेगा, अंदर आएगा। द वाटर विल कम इनसाइड विद द हेल्प ऑफ, अब क्या होगा, इधर एक्सोऑस्मोसिस हुआ था, एंडोऑस्मोसिस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं बेटा कि डी प्लाज्मोलिसिस के वक्त पे कौन सा सोल्यूशन होता है और कौन सा प्रोसेस होता है। सो दैट इज एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, पानी पूरा अंदर गया। तो अब और जो उसका वो खारा वाला पानी था वो तो सब वो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बन गया प्योर वाटर, अंदर चला गया, ये फूल जाएगा। सो द प्लाज्मोलाइज्ड सेल नाउ गेट स्वेल्स अप। प्लांट सेल पूरा फूल गया अगेन। जैसे रेजिन्स आप डालते हो, ड्राई रेजिन्स, द्राक्ष डालते हो पानी में तो कैसे फूल जाती है। फिर कुछ बादाम वगैरह होता है, रात को आप भिगो के भी रखते हो तो वो फूल जाती है। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। कोई भी आप लो, आप अंजीर रख देते हो, अंजीर रखते हो तो अंजीर भी सुबह वो फूल ही जाता है, वो पानी उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस की मदद से चला जाता है। तो दिस इज डी प्लाज्मोलिसिस। समझ रहे हो, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। तो ये वाला सेल क्या था, दिस इज द टर्जिड सेल और नॉर्मल सेल, और दिस इज थोड़ा बहुत फ्लैसिड सेल होने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, the next topic is imbibition. Now what is imbibition? Imbibition मतलब कि adsorbent of liquid by any solid substance, that is known as imbibition। ठीक है, कोई भी लिक्विड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, दो वर्ड है बेटा, एक एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, एडहियर कोई भी चीज़, जब जैसे ये सीड है तो सीड को जब पानी मिलता है तो ये सीड जो पानी किसके कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे जो कोलाइडियल सब्सटेंस होता है उसके कांटेक्ट में आता है, और उसके बाद उसका पानी एंट्री लेता है, अंदर एंटर होता है। वो कोलाइडल सब्सटेंस की वो कैपेसिटी होती है, एफिनिटी होती है कि इसको एब्जर्व करता है। और कभी कभार आपने देखा होता कि लकड़ा फूल जाता है, वुड स्वेल हो जाता है। ठीक है, सीड स्वेल्स हो जाते हैं। तो ये सब इसकी वजह से होता है, इम्बिबिशन प्रोसेस की वजह से होता है। तो दूसरे वर्ड में अगर लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एब्जॉर्बेंस ऑफ लिक्विड बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइडल मटेरियल। कोलाइडल मटेरियल क्या होता है, कोलाइड्स। ठीक है, जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेल है तो सेल वॉल के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ कंटेंट पड़ा होता है, सेल्यूलोजिक होती है, पैक्टीन है, स्टार्च है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज मटीरियल, दो सॉलिड मटीरियल और कोलाइडियल पार्टिकल्स। तो कोलाइडियल मटीरियल जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अगार अगार, ठीक है, पैक्टीन है, स्टार्च है, cellulose है। So these are the examples of the colloidal substances which are used to do the adsorption of liquid water। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो वहाँ भी एक ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से वो एक तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होगा, दूसरी एक चीज़ होगी प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर जो क्रिएट होता है इम्बिबिशन में, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। इम्बिबिशन प्रेशर।